जो काम मिलकर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और दीगर एम्पायर्स न कर सके, उस अकेले शख्स ने कर दिखाया, जिसे हिस्ट्री में लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से जाना जाता है। इस अकेले शख्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम एम्पायर ग्रेट ऑटोमन एम्पायर को अलहदा किया। कैसे लॉरेंस ऑफ अरबिया ने अपने शातिर दिमाग से तुर्कों के खिलाफ अरबों को उलझा के उन्हें तोड़ने में कामयाब हुआ। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म होता था, तब सल्तनत उस्मानिया उसके खिलाफ अपना आवाज उठाती थी और उन्हें जुल्म से निजात दिलाती थी। लेकिन इस अकेले लॉरेंस ऑफ अरबिया ने सल्तनत उस्मानिया को एकदम से तोड़ के रख दिया। वो अकेला लॉरेंस ऑफ अरबिया तपती रेगिस्तान में रहकर अरबों को उलझाकर उनके खिलाफ साजिश का प्लान किया और उन्हें धोखा देने में कामयाब हुआ। Come on, man! Damascus! No prisoners! No prisoners! लॉरेंस ऑफ अरबिया का नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई अरबी शख्स होगा, लेकिन इसका असल नाम थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जो कि एक ब्रिटिश जासूस था। ये लड़का इंग्लैंड के मशहूर जिम्मेदार थॉमस चैंपियन और उनकी नौकरानी सारा जनरल की नाजायज औलाद था। जब ये चैंपियन से हमला हुई तो इसने अपनी बीवी बच्चों को आयरलैंड के अंदर छोड़ के सारा को अपने साथ ब्रिटेन चलने को कहा। इस दोनों ने बिना शादी किए हुए नए मुल्क के अंदर जाके खुद को मिस्टर और मिसेस लॉरेंस कहलवाना शुरू किया और इनके यहाँ बिना शादी किए हुए 5 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था। पहले जंग अजीम के बाद जब उस्मानिया सल्तनत ने 1915 में ब्रिटिश को शिकस्त दिया, तब उन्हें मालूम पड़ा कि जंग के मैदान में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की तरफ पैर बढ़ाया। लिहाजा इस काम को अंजाम देने के लिए लॉरेंस को चुना गया, जो बहुत अच्छा अरबी लिबास पहनता था, बहुत अच्छा अरबी बोलता था। 4 साल लगा के इसने अरबी जुबान और इस्लाम को सीखा, ताकि अरबों के बीच रहकर तुर्कों के खिलाफ उकसाया जा सके। और सितंबर 1911 को लॉरेंस ने बरसा के एक होटल में जाके अपना जासूसी का प्लान बनाना शुरू किया, जिसमें 2 अरब के लोग पहले ही शामिल हो गए थे। एक जासूस लड़की भी थी जिसका नाम था ग्रेट रूटबेल, जिसने लॉरेंस ऑफ अरबिया का खूब साथ दिया। ग्रेट रूटबेल जो ब्रिटेन के सबसे मशहूर यहूदी ऑफिसर लॉथिन की बेटी और मशहूर लिबरल साइंटिस्ट हुक की पोती थी। इस लड़की ने अरबों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर तुर्कों की बुराइयां करके उनके खिलाफ उकसाना शुरू किया। अंग्रेजों ने लॉरेंस को कहा कि वो बगदाद से जाने वाली रेलवे लाइन से मुतालिक पैगाम लंदन पहुंचाए और ऐसे अफराद का एहतिकाफ करे जो जमीर फरोश होने के साथ साथ बाअसर भी हो। इन दिनों इराक की रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चालू था, जो दरियाए फुराक के पास पुल बनाया जा रहा था और लॉरेंस मजदूरों का रूप करके इनके साथ खुदाई करने लगा। लॉरेंस का खुदाई तो एक बहाना था, वो वहाँ से रहकर पैगाम को इंग्लैंड पहुँचाया करता था। अपना मकसद हासिल करने के लिए इसने जमीर फरोशों की तलाश करना शुरू कर दिया और काफी कोशिश के बाद तुर्क पार्लियामेंट के रुकन सुलेमान फैजी का एहतिकाफ किया और अच्छी खासी रकम देकर लॉरेंस ने फैजी का साथ देने को कहा, मगर फैजी ने बड़ी हकारत से इसके ऑफर को ठुकरा दिया और धक्के मार के लॉरेंस को बाहर निकाल दिया। मगर लॉरेंस बड़ा अक्लमंद और चालाक था, इसने फैजी से दूरी बना ली और काफी सोचने के बाद ये फैसला किया कि ब्रिटेन के काबिल एतमाद आलाकार और अपनी जरूरत के मुताबिक तुर्कों के अंदर से कोई बड़ा गद्दार इनको इस पढ़े लिखे दौलतमंद सियासी लोगों में से कोई न मिल सका। लिहाजा इस बार इसने दूसरा पैतरा अपनाने की कोशिश की, जो था मजहब का। ये इराक के बशरा में गया और अपने छोटे मुसलमान होने का दावा, अरबी लिबास पहनकर और उनकी जुबान बोलकर ये अपने दूसरे चाल में कामयाब हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई अरब मुसलमान ही है, इस पर शक करना हमारा भूल है। उनका भरोसा जीतने के बाद उसने पाउंड को उनके बीच तकसीम करना शुरू किया। यहाँ पर पाउंड्स को पानी की तरह तकसीम करने के बाद ये लोगों के बीच राजा बन चुका और अरबी इनका पैसा खा खा के इनका गुलाम बन चुका। इनको गुलाम बनाने के बाद लॉरेंस ने उस वक्त के गवर्नर मक्का हुसैन हाशमी तक को रसाई हासिल कर ली। सल्तनत उस्मानिया ने इनके खानदान की वजह से मक्का का गवर्नर बना रखा था। जॉर्डन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला का ताल्लुक इसी खानदान से है। अपने शातिर दिमाग और मकराना चाल से हुसैन हाशमी को गुमराह करने में ज्यादा देर नहीं लगा और मक्का के गवर्नर को शीशे में उतारने के बाद इसने अपनी नजरें हुसैन हाशमी के बेटों अब्दुल्ला, अली, फैसल और जैद पे टिका ली। इनको उकसाया कि क्या सैयद ज्यादा होगा, तुम लोगों की गैरत इस बात की इजाजत देती है कि गैर अरबी यानी कि तुर्क लोग तुम्हारे जमीन पर और तुम्हारे लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे लिए एक शर्म की बात है। ये तुम्हारा मुल्क और तुम्हारा जमीन है। ये कितनी शर्म की बात है कि तुर्क लोग तुम पे हुकूमत कर रहे हैं। लॉरेंस ने हर तरह से अपनी बातों को बदल बदल के उन्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश की। शुरू में तो इन चारों ने इस बात पे ज्यादा तवज्जो न दिया, लेकिन अपने बाप के समझाने और लॉरेंस की बातों में बहक जाने के बाद उनके दिलों में तुर्कों के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता नफरत पैदा होना शुरू हो गया। इतना करने के बाद लॉरेंस रुका नहीं। इसने वहाँ मौजूद लोगों में अपने पैसे के बल पे गद्दार लोगों को ढूंढना शुरू किया। कुछ लोगों के जमा हो जाने के बाद एक
एक दिन इसने अरबों के साथ मिलकर तुर्कों पे हमला बोल दिया और इस तरह से तुर्कों के खिलाफ अरबों की बगावत आगाज करके वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और इसने लंदन पैगाम पहुंचाया कि खेल शुरू हो चुका है। लॉरेंस ने मक्का के गवर्नर से ये वादा किया था कि अगर हम तुर्कों के खिलाफ जीत हासिल करते हैं तो इनको जजीरतुल अरब यानी मौजूदा सऊदी अरबिया का बादशाह बना दिया जाएगा, जबकि इनके चारों बेटों को अलग अलग जगह जैसे जॉर्डन, यमन, सीरिया और इराक का बादशाह बना दिया जाएगा। इन दिनों सऊदी अरब को मौजूदा अरब खानदान से शिकस्त खा के कुवैत में पनाह लिए हुए था। अगरचे सुल्तान अब्दुल अजीज ने रियाद पे कब्जा कर लिया, लेकिन अब भी इनसे मक्का और मदीना काफी दूर था और मक्का मदीना की हिफाजत करने के लिए सल्तनत उस्मानिया ने अपने सबसे काबिल एतमाद लोगों को लगा रखा था, जिनमें से एक नाम था फाकिर पाशा, जो किसी भी कीमत पर मदीना की क़ियादत नहीं छोड़ सकता था। फाकिर पाशा पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसने मदीना की हिफाजत के लिए टिड्डियाँ खाकर अपने नबी की मस्जिद को बचाया और सल्तनत उस्मानी का एक जाबाज शेरदिल कमांडर बना। अभी फिलहाल इनका जिक्र न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब के इलाकों में रियाद का कोई खास अहमियत न था। अगर सऊदी अरबिया अरब मुल्क का सेंटर पॉइंट माना जाता था तो वो मक्का और मदीना की वजह से जाना जाता था। अरबों को टुकड़े करने के बाद भी लॉरेंस वापस लंदन नहीं गया, क्योंकि बरे सगीर हिंदो पाक अंग्रेजों के कब्जे में था। लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर करीब होने के कारण ये अफगानी इनका सरदर्द बन चुके। लॉरेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने कश्मीरी लड़के से शादी की थी, लेकिन इसके खानदान के लोग तलाक दिलवा के इसे दोबारा वापस ले गए। लॉरेंस अपना मिशन मुकम्मल करके वापस ब्रिटेन चला गया और 1935 में बरतानवी फौज से रिटायर हो गया। लॉरेंस का वापस लंदन जाने के बाद अरबों को एहसास हुआ कि ये कोई हमारा हमदर्द और खैर ख्वाह नहीं था, बल्कि ये हमारे बीच में एक जासूस था जो हमें लालच देकर तोड़ने के लिए आया था। लॉरेंस ने वापस जाकर उसने अरबों पे एक किताब लिखी जिसका नाम 7 पिलर्स ऑफ विजडम है और आज भी ब्रिटेन के मशहूर मिलिट्री ट्रेनिंग इंटेलिजेंस में ये किताब पढ़ाई जाती है कि मुस्तकबिल में अरबों को कैसे शिकस्त दिया जा सके। 1935 में इसकी मौत एक ट्रैफिक हादसे में हुई और ब्रिटिशों द्वारा इसे हीरो बनाने के लिए इसके ऊपर अब तक कई फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं, जिसमें लॉरेंस को होनहार और काबिल अफसर बताते हुए इसे पेश किया गया। अंग्रेजों की ये मंसूबे चाल वाकई कमाल के थे। कैसे एक शख्स अजनबी मुल्क में जाकर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर एम्पायर को बखेर के रहे। सिर्फ 5 फुट 4 इंच और 22 साल का एक नौजवान। अंग्रेजों ने जहाँ पर 3 बड़े आज़म में फैली मुसलमानों को खत्म कर दिया, वहीं पर अरब दुनिया को भी तकसीम कर दिया। सलाहुद्दीन के दौर में फतह होने वाली बैतुल मुक़द्दस को भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। इतना करने के बाद ये अंग्रेज रुके नहीं और उन्होंने जेरूशलम को यहूदियों को देने का फैसला किया। 3 मार्च 1924 को जब इस्लाम की सबसे ताकतवर एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का ऐलान हुआ तो शरीफ हुसैन ने खुद को मुसलमानों का नया खलीफा करार दिया। लेकिन इसी साल खानदान सऊद ने इन्हें शिकस्त दे दी और शरीफ हुसैन वापस अपने बेटे अब्दुल्लाह के पास उर्दून चले गए। 1931 के अंदर उर्दन में इनका इंतकाल हुआ, लेकिन इनको जेरूशलम में दफनाया गया। सल्तनत उस्मानिया ने इस्लाम के लिए जी जान लगाकर उसकी हिफाजत की, लेकिन ये बात दीगर लोगों को चुभती थी कि इसे तोड़कर खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इन्हें ना रोका गया तो हमारा बचना तो नामुमकिन। इसलिए बाइजेंटीन, ब्रिटेन और जितने भी उस वक्त के एम्पायर्स थे सब ओटोमान एम्पायर के खिलाफ हो गए और इनके इस मंसूबे को लॉरेंस ऑफ अरबिया ने अपने शातिब दिमाग से तोड़ने में कामयाब हुआ और आज सल्तनत उस्मानिया तुर्की, जॉर्डन, लीबिया, इराक और कई अलग मुल्कों में तकसीम हो चुकी है।